सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन। पीएम मोदी ने किया संबोधन, कहा सभी मिलकर एक दूसरे की बने ताकत। योग दिवस पर स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में किया योग, बच्चे भी इस कार्यक्रम में हुए शामिल। योग दिवस पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत। 18 साल से ऊपर के हर एक नागरिक को मुफ्त वैक्सीन। यूपी, एमपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में तैयारी पूरी। और आज से कई राज्यों में मिल रही छूट। उत्तर प्रदेश में खुलेंगे रेस्टोरेंट, दिल्ली में पब्लिक पार्क्स, उद्यानों को खोलने की दी अनुमति। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन आगाज करेंगे इस बड़ी और अहम खबर के साथ। जिस तरीके से कोरोना महामारी का कहर बरपा रहा है और ऐसे में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आप सभी को योग दिवस की काफी ज्यादा शुभकामनाएं। तो यहाँ कोरोना महामारी जिस तरीके से हमारे देश में कहर बरपा रही है, ऐसे में आज योग दिवस है और सभी लोग सुरक्षित रहें और योग करें और घर पर रहें। टीकाकरण महाअभियान शुरू हो चुका है और ऐसे में कई नीति के तहत केंद्र सरकार देश में वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनियों से उनके उत्पाद का 75% हिस्सा खरीदेगी और राज्यों को निःशुल्क देगी। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण नीति में बड़े बदलाव का ऐलान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस फेज में टीके की उपलब्धता की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकारें भी अधिक से अधिक टीका लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्यों ने बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्र खोलकर लोगों के घर के नजदीक वैक्सीन उपलब्ध करवाने की पूरी तैयारी कर रही है। तो यहाँ छोटे और मझोले शहरों के निजी अस्पतालों को भी पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। योग दिवस है और ऐसे में इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री सभी योगा दिवस के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से योग दिवस है और ऐसे में महामारी का दौर भी चल रहा है। दूसरी लहर का प्रकोप तो जारी ही है। एक तरफ तो महामारी थम रही है और दूसरी तरफ तीसरी लहर का भी आगमन हो चुका है और ऐसे में सभी लोग योगा करें। उधर कोरोना संक्रमण का खतरा जैसे जैसे कम हो रहा है, ज्यादातर राज्य अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। सोमवार से लेकर राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पार्क और मॉल खुल जाएंगे। हरियाणा, उत्तराखंड के कुछ और रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है। वहीं बात अगर जम्मू कश्मीर के 8 जिला शोपिया, गादरबल और बांडीपोरा, जम्मू, सांभा, कठुआ, रियासी, उधमपुर में अब वीकेंड कर्फ्यू की जगह रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। उधर दक्षिण पश्चिमी मानसून के दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक पहुंचने में देरी हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान ने कहा कि रविवार को यहां मानसून को आगे बढ़ने में सहायक ज्यादातर कारक अनुकूल नहीं है। यहां आईएमडी ने कहा कि हवा के रुख से ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा कि जिससे इस क्षेत्र में पूर्वानुमान अवधि के दौरान निरंतर बारिश की उम्मीद बंधती हो। ऐसे में उन्होंने गुरुवार को कहा था कि पछुआ हवा के चलते मानसून के आगे बढ़ने में बाधा आ सकती है और यह स्थिति 23 जून तक बनी रहेगी। और बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान की खड़ी की गई पार्टी लोजपा में हक की लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर आ गई है और ऐसे में रविवार की बात करें तो रविवार को दिल्ली में चिराग पासवान ने अपने घर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर चाचा पशुपति कुमार पारस को पार्टी का सिंबल और नाम नहीं इस्तेमाल करने की चुनौती दी। चिराग और उनके समर्थकों ने दावा किया कि 12 राज्यों कमेटी के अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 90% लोग उनके साथ हैं। चिराग ने ऐलान ये भी किया कि अपने पिता की कर्मभूमि और चाचा पशुपति कुमार पारस के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हाजीपुर से वह 5 जुलाई को संघर्ष यात्रा शुरू करेंगे।
यह उनके पिता का जन्मदिवस भी है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम लोगों ने 5 प्रस्ताव इस बैठक में पारित किए, जिसमें सर्वप्रथम हम लोगों ने हमारे जो निष्कासित जो सदस्य हैं जिन्होंने पार्टी को धोखा देने का काम किया, उनके निलंबन पर और जिस तरीके से वो पार्टी के नाम का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी हम लोगों ने घोर निंदा हम लोगों ने की। कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों ने इसका विरोध दर्ज कराया कि जिस तरीके से वो नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टी के, वो गलत है। साथ ही में हम लोगों ने हमारे पार्टी के संस्थापक हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के लिए जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, उसकी मांग हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से की है। साथ ही में हम लोगों ने आग्रह किया है कि उसकी एक विशालकाय प्रतिमा उनकी पटना में जो उनकी कर्म भूमि रही है वहां पर उनकी वो प्रतिमा लगाई जाए। साथ ही में जिस तरीके से कोरोना की महामारी की दूसरी लहर हम लोगों ने देखी, संभावित तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता मजबूती से तैयार रहें। अपने जिले में, अपने प्रखंडों में, अपने पंचायतों में, अपने गांव में उनकी मदद करने का भरपूर प्रयास करें, उसका आग्रह किया गया है। बिहार और बिहार के साथ ही कई ऐसे अन्य राज्य हैं जहां पे बाढ़ से भी आने वाले दिनों में लोग प्रभावित हो सकते हैं। बिहार में तो ये निरंतरता में होता है, हर साल बिहार में बाढ़ आती है, तो उसमें लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, ये भी प्रस्ताव पारित किया गया। और साथ में ये प्रस्ताव कि जो मेरा चुनाव 2019 में हुआ, उद्धव ठाकरे सरकार में खटपट के बीच शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का एक पत्र सामने आया। यह पत्र उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से मिल जाएंगे तो शिवसेना फायदे में रहेगी। इस पर शिवसेना संस्था और संजय राउत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आइए दिखाते हैं। एक विधायक ने मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखा है, उसमें रिएक्शन देने लायक क्या बात है, प्रतिक्रिया क्या दे सकता हूं मैं। मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, वो पत्र अभी आपके पास पहुंच गया है, तो ठीक है, लेकिन उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, अगर वो पत्र सच है तो, कि जो महाविकास आघाड़ी के जो एमएलए हैं उनको जानबूझकर तकलीफ देने की कोशिश हो रही है। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के सवालों के जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी तो इस बार प्रदेश की जनता बीजेपी को हटाने के लिए तैयार है। कोई भी चेहरा ले आए, किसी के लिए भी नेतृत्व में चुनाव लड़े। और इस पर यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पलटवार किया है। तो लगता है कि जिन लोगों ने विपक्ष के खुद से कोई वादा पूरा न किया हो, उनका भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में हास्यास्पद लगता है। और मुझको लगता है कि योगी सरकार ने जितना काम किया है 4.5 वर्ष में, उतना पिछली किसी सरकारों ने नहीं किया होगा। किसानों के लिए, युवाओं के लिए इस सरकार में सबसे ज्यादा काम किए गए। संकल्प पत्र देखा जाए तो संकल्प पत्र को पूरा करने का जो क्रम योगी सरकार में हुआ है, मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व है। गन्ने का भुगतान रहा हो, चाहे धान, गेहूं और धान के क्रय केंद्रों को खोलना रहा हो, चाहे सरकारी नौकरी के साथ प्रवासी भारतीयों को रोजगार दिलाने का प्रश्न रहा हो। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में चर्चा का विषय बना है और मैं समझता हूं कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं उन्हें खुद का विश्लेषण करना चाहिए। उधर लोजपा पारस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान की बैठक को असंवैधानिक बताया। कहा कि चिराग रैली कर रहे थे, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पटना में हो गई। बैठक में मुझे सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन दिया गया। अब कोई दूसरा ऐसी बैठक बुलाए तो पार्टी के संविधान के खिलाफ होगा। दिल्ली में प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी अपने संविधान से चलती है, भीड़ जुटाकर ताकत दिखाने से नहीं। मैंने देखा कि चिराग ने बसों से लादकर लोगों को बुलाया और ऐसा लगा कि दिल्ली की फैक्ट्रियों से मजदूरों को उठा लाया गया हो। और ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चुने हुए लोग होते हैं और उसमें भीड़ जुटाने की क्या जरूरत है। तो फिर आप भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ में अपना उम्मीदवार देने की क्या उचित, हमको इसका जवाब दीजिए। तो ये सब चीज़ से जब पार्टी में डेमोक्रेसी समाप्त हो गया और काफ़ी संख्या में लोगों ने, हम 8 महीना से लोग हमारे मुझको परेशान कर रहे थे, खासकर जो दल के 4 सांसद हैं, उन लोगों की राय थी कि भाई डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में नेता परिवर्तन, यदि नेता निरंकुश हो जाए, नेता तानाशाह हो जाए, तो निश्चित रूप से नेता को परिवर्तन होना चाहिए। हम लोगों ने टाइम लेके माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की यहाँ 13 तारीख की शाम में
हम लोग को समय मिला, हम लोग पांचों सांसद गए, एक एप्लीकेशन पर दस्तखत किए, गए वहाँ 100 शरीर मिले, उनसे अपनी बात सब लोगों ने कहा कि हम लोग पार्टी में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए सर आप नेता परिवर्तन का आदेश दीजिए। उनका सचिवालय जो था, लोकसभा अध्यक्ष जी का सचिवालय था, उसकी पूरी छानबीन उन्होंने की। छानबीन करने के बाद 14 तारीख को उनका जजमेंट आया, नोटिफिकेशन हुआ कि अब चिराग पासवान जी संसदीय दल के नेता नहीं रहेंगे, पशुपति कुमार पारस संसदीय दल के नेता रहेंगे। उसके बाद चिराग पासवान जी ने आवेदन तुरंत दिया लोकसभा अध्यक्ष जी को कि पुनर्विचार किया जाए। तो कल उनका आ गया, कमेंट्स आ गया कि देखो लोकसभा का जो नियम है वो देश के संविधान के तहत चलता है। देश का संविधान जो कहेगा वही लोकसभा सचिवालय में करेगा देश का। और यहाँ लेंगे छोड़ सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। महामारी तो बचण दा इक्को तरीका है टीकाकरण। विश्व भर दे माहिरां दा कहना है कि जे महामारी नूं खत्म करना है तां इस दा इक्को अहम तरीका है जिस विच ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਸਿਰਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60-70% ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ, ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ स्पाइक प्रोटीन RNA ਨੂੰ ट्रांसफर ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੈ ਰੂਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਵੈਕਸੀਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात हरियाणा की करेंगे। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे हरियाणा में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने का ऐलान किया है। बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से इस मेगा ड्राइव में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं रविवार को अंबाला छावनी में 61 जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाकर कोरोना के खिलाफ सुरक्षा चक्र को मजबूत किया गया है। बताते चले कि कोरोना के खिलाफ सुरक्षा चक्र को और अधिक मजबूत करने के लिए हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्रालय इन दिनों एक्शन मोड में है। दिवस को भी बहुत अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है। 1100 जगह इसके कैंप लगेंगे मनाने के लिए सारे हरियाणा में। हर जिला में 50 जगह पर मनाया जाएगा और 50-50 लोगों की जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके तहत रखकर मनाया जाएगा। और कल से ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों को 18 से ऊपर की आयु के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन देने की बात की है, जो कि एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। कल से वो मेगा वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और कल हम हरियाणा में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का हमने टारगेट रखा है। 70 लाख लोगों को
हम अभी तक हरियाणा में वैक्सीनेशन लगा चुके। उधर गाजियाबाद की बात करें तो यहां बुजुर्ग की पिटाई के मामले में आरोपी उमेद पहलवान को गाजियाबाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो यहां उमेद को डासना जेल भेजा गया है। और इससे पहले अगर बात करें तो गाजियाबाद में बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई के मामले में पुलिस की जांच में अहम खुलासा हुआ है। बताते चले कि गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक एफआईआर दर्ज होने के बाद खुद को फंसता देख उमेद पहलवान बुजुर्ग अब्दुल समद के एफिडेविट तैयार करने वाला था। अब्दुल समद आरोपी उमेद एफिडेविट में लिखवाना चाहता था कि जय श्री राम न कहने पर उसे पीटा गया और दाढ़ी काटी गई। तो यहाँ गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक अगर बात करें तो उमेद बुजुर्ग ऐसा एफिडेविट लिखवाना चाहता था जिसमें जांच के दौरान ये साबित हो जाए कि बुजुर्ग ने उमेद से जय श्री राम वाले विवाद की बात कही और फिर उसे फेसबुक लाइव किया और यहां उमेद खुद को आगे तफ्तीश में बचा ले जाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी योग कर रहे हैं। आइए सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ओम मित्राय नमः। चेंज करेंगे। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। सांस छोड़ते सामने, सांस लेते हुए राइट लेग बैक। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्टे नमः। इस पोस्टर में आएंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। रिलीज। दोनों पैरों में गैप। कटी चक्रासन के लिए पोजीशन। दोनों हाथ खुले हुए, सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को बेंड करना है, ऐसा। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते दूसरी तरफ, लेते हुए सेंटर, छोड़ते दूसरी तरफ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलीज। बैठ जाएंगे अब प्राणायाम के लिए पोजीशन, सुखासन। पहले 3 बार हम लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, करेंगे अनुलोम विलोम, जिसके लिए हम राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को अंदर खींचेंगे, फिर लेफ्ट बंद किया, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से इनहेल कर लेंगे, लेफ्ट पे एक्सहेल कर देंगे। अगेन लेफ्ट इनहेल, right exhale, right inhale, left exhale, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale करके रिलीज। नेक्स्ट करेंगे भस्त्रिका, लंग्स के लिए सबसे ज्यादा अच्छा प्राणायाम। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर,
सांस छोड़ते हुए नीचे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल योग कर रही हैं। आइए सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर आज आनंदीबेन पटेल भी योग कर रही हैं। तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस महामारी के दौर में योग कितना ज्यादा सुरक्षित साबित हुआ है। तमाम मंत्रीगण इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हाल ही में आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी योग कार्यक्रम में शामिल हुए और अब यहां आनंदीबेन पटेल भी योग करती दिख रही हैं। तो जिस तरीके से योग सुरक्षित बताया जा रहा है और हाल ही में अगर बात करें तो यूपी की राज्यपाल हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, सभी लोग कर रहे हैं योग। और ऐसे में आप लोगों से भी यही अपील है कि सभी योग करें, सुरक्षित रहें और घर पर रहें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की महामारी का दौर चल रहा है और ऐसे में तीसरी लहर आने का भी अब दौर लगातार दिख रहा है। और ऐसे में यहाँ डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि 6 से 8 हफ्ते के बीच तीसरी लहर आ जाएगी। और फिलहाल आप लगी सभी से अपील है कि सभी लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें। अगर कोई जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अदरवाइज घर से बाहर ना निकले। देखिए, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सीधे योग कर रही हैं। तमाम मंत्रीगण भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जिस तरीके से हरिद्वार में बाबा रामदेव भी सभी को योग सिखा रहे थे और कार्यक्रम भी हो रहा है। और ऐसे में बूढ़े हों, बच्चे हों, सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि सभी को यही बताया जा रहा है कि योग सबसे ज्यादा सुरक्षित है। क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर चल रही थी और ऐसे में योग सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आप सभी लोगों से यही अपील है कि आप योगा करें, घर पर सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।